नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न एवं ऑब्जेक्टिव दोनों ही साथ बताते हुए आज तीसरा दिन है, यानी कि पार्ट नंबर 3 है सामाजिक विज्ञान का, जो रोज शाम 6 बजे। तो दोस्तों चलते हैं अब प्रश्न की ओर। तो आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया। भारतवर्ष इसलिए लिखा गया दोस्तों कि सत्याग्रह का इसने भारतवर्ष में पहली बार किया, और एक बार पहले किया है वह दक्षिण अफ्रीका में किया है। महात्मा गांधी आप सभी जानते हैं कि 1915 में भारत आया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका चंपारण। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में यानी कि भारत में पहला सत्याग्रह जो किया था वह कहाँ किया था? चंपारण में। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में। तो चलते हैं अब इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। तो भारतवर्ष में महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? चंपारण में। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या के साथ समझते हैं। और आपको अगर चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप यहाँ से यहाँ तक 2 नंबर का उत्तर लिख सकते हैं, आपका कोई नहीं काटेगा। प्रश्न का उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा और 2 नंबर मिल जाएगा। तो देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। 1917 ईस्वी चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए अच्छे से कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था तो उसमें मतलब चंपारण ग्रहण के लिए किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को आने के लिए प्रेरित किया था, बुलाया था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे चंपारण सत्याग्रह पर कहेगा प्रकाश डालने के लिए या क्या समझते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। याद रखिएगा, ऐसे पूरे लिख लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो जैसा कि दोस्तों हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि यह सभी प्रश्न जो है ना आपका 9, 10 जितने भी ऑब्जेक्टिव जो आपका प्रश्न है, ये सभी प्रश्न आगे चल के आपको सभी प्रतियोगिता परीक्षा में लगभग में पूछ ही लिया जाता है। आप जहां भी बैठिएगा परीक्षा देने के लिए वहां ऐसा ही प्रश्न आता है। इसलिए आप सभी बिल्कुल अच्छे से प्रश्न को लिख करके याद कर लें। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ये सभी प्रश्न तो दोस्तों बिहार बोर्ड में पूछता ही पूछता है, और आप इस तरह से अगर पढ़ाई करते रहिएगा जैसे हम बता रहे हैं तो आप बिहार बोर्ड को जैसे तैसे कर दीजिएगा, यानी कि सभी प्रश्न को बढ़िया से आप तो बना ही दीजिएगा अच्छे से। लेकिन अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा में उसके बाद भी बैठिएगा ना तो वहाँ भी इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। तो दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है।
तो इन ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब इसका पूरा व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या को अच्छे से सुनिए और ध्यान से समझिए। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि भारत का दूसरा प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री और उसी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इससे पहले ने कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे नंबर पे थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जैसा भारत का कोई प्रधानमंत्री अभी तक नहीं बना और ना ही कभी बनेगा कि जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी की पाकिस्तान के साथ तस्कन समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गया। शास्त्री जी का जो कि 1965-66 में लगभग तस्कन मतलब गया था ये बात करने के लिए। उसी समय में मतलब पाकिस्तान के साथ बात करने के लिए गए थे, उसी समय वहीं पर इसका जो है ना मृत्यु हो गया। लेकिन इसका साक्ष्य प्रमाण नहीं मिला कि कैसे मारा। अब इसका कोई षड्यंत्र द्वारा मारा गया या क्या हुआ पता नहीं। लेकिन इसका पाकिस्तान मतलब गए थे बात करने के लिए। कई अन्य देश गए थे, पाकिस्तान नहीं गए थे, दूसरे देश में गए थे, लेकिन पाकिस्तान पर ही बात कर रहा था तस्कन समझौता पर के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। शांति का दूत किसे कहा जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत कहा जाता है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। याद रखिएगा, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने नारा दिया था आराम हराम है। तथा इंदिरा गांधी ने दिया था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी ने दिया था नारा गरीबी हटाओ। तो दोस्तों आप लोग समझ गए यहाँ पर कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और फिर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। तो दोस्तों इतना प्रश्न देखिए, हम जो आपको बता रहे हैं एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न का उत्तर आ रहा है और बिल्कुल इसमें से आपको एक प्रश्न पूछ ही लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से आपका पूरा सिलेबस को ख़त्म करेंगे। सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी तो दोस्तों शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। बशर्ते आप मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए और मैथ का भी बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं दोस्तों। तो अब देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो आप सभी जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ले लिए हैं क्योंकि कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष, यानी कि सारनाथ का है सिंह शीर्ष है। राष्ट्रगान क्या है? भारत का राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जो कि पूछा गया था। भारत का राष्ट्रीय
पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। अगला प्रश्न है आपका कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गुरु नानक देव। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, गुरु नानक देव। अब इसका व्याख्या देखिए। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित यानी कि उसमें भारत का विभाजन नहीं हुआ था। 1469 में कहाँ से भारत विभाजन होगा? अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहेब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कालूराम था। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। नानक जो है ना, सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित था। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। हो सके तो इसे भी कॉपी में उतार लीजिए, सिख धर्म के गुरु नानक के बारे में। तो ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुरु नानक देव का जन्म स्थल कहाँ है? तो तलवंडी। इसका जन्म स्थल पूछा जाता है। अगर पूछा कब जन्म हुआ था तो 1469 में। किस राज्य में? तो पंजाब में हुआ था। उसमें वो विभाजित था क्योंकि 1469 है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, भारत का मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत का जो मुख्य भाषा है वह किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में। अब देखिए पूरा व्याख्या इसका समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। यानी कि भारत का जितना भी मुख्य भाषा है ना, उन सभी भाषा को देखिए, अपना देश भारत जो है कि एक संविधान से चलता है। कोई भी यहाँ काम या कार्य करता है तो संविधान के तहत ही कार्य होता है। चाहे कुछ भी यहाँ चले, सब यहाँ पे अनुच्छेद धारा के अनुसार चलता है संविधान से। तो उसी संविधान में यह जो भाषा है भारत का प्रमुख 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन, यानी अगर उसमें कुछ जोड़ना या घटाना है तो उसको संशोधन कहा जाता है। तो 100वां संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं अनुसूची इसमें शामिल किए गए किए जाने के बाद इसमें दर्ज संख्याओं यानी कि भाषा की संख्या 22 हो गई है। यानी कि दोस्तों अब अभी तक उसमें जितने भी भाषा जोड़े गए हैं टोटल 22 भाषा हुआ। भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या कितनी है? 22 भाषा है। आप लोग नए नोट पर देखिएगा 22 भाषा होगा और पुराने नोट पे देखिएगा 17 भाषा है। तो दोस्तों इसको 2003 में जोड़ा गया 100वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका,
कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था कहाँ? चीन में। चीन में ही सर्वप्रथम लिखने की कला, कागज का आविष्कार और रुपया का, पैसा का आविष्कार और प्रिंटिंग मशीन जो होता है प्रिंट करने वाला, ये सभी जो है ना चीन में ही आविष्कार हुआ है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में, पैसा का आविष्कार चीन में, प्रिंटिंग मशीन का चीन में, लिखने की कला चीन में। अब अगला प्रश्न है आपका, देखिए कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व, उसमें उल्टे गिनती हो रहा था, 105 ईसा पूर्व में हुआ था। यही सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई। यहीं सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित शुरू हुई और रुपया यानी पैसा भी यहीं शुरू हुआ। अब अगला प्रश्न है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो अधिकेंद्र संबंधित है तूफान से, भूकंप से। किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो भूकंप से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूकंप। अब देखिए इसका पूरा व्याख्या समझिए। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भूकंप का पता कहाँ से चलता है? अधिक केंद्र से चलता है, अधिक केंद्र से। अब आगे समझिए, अधिक केंद्र से मतलब कहलाता है भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिक केंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप का मूल बिंदु होता है। अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? यानी एक व्यक्ति जो है कि अपनी सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है गांव में, जो 5 साल के लिए चुनाव होता है ना, मुखिया वार्ड सदस्य जो बनता है, तो वह जो चुनाव लड़ेगा उसका उम्र कितना होना चाहिए? तो ग्राम पंचायत में उम्र होना चाहिए 21 साल, 21 साल होना चाहिए। तो वह जो है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष, 21 वर्ष या इससे ऊपर, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, यानी 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूरा व्याख्या समझिए। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम यानी कि कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका 60, 70, 80, 190 कुछ भी रह सकता है। तो आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा में अगर जाना चाहते हैं या विधानसभा में जाना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु उसका कितना होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा, अगर राज्यसभा में जाना है तो राज्यसभा के लिए ये सभी दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। मैट्रिक में तो ये पूछता है, क्योंकि हम जो ही बता रहे हैं दोस्तों ये सभी मैट्रिक का ही बता रहे हैं और इसी से आगे कोई भी एग्जाम में भी प्रश्न आता है, जैसे रेलवे, अग्निवीर, बिहार पुलिस, यानी कि बहुत जगह ये सब प्रश्न पूछा जाता है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा में चुनाव लड़ना चाहता है तो उसका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा में लड़ना चाहता है तो उसका 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है?
तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिए कौन सा मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, पूछा है नहीं है। इनमें से कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? तो आप सभी बहुत ही अच्छा सोचे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, घेंघा रोग। घेंघा रोग जो है कि ये आयोडीन की कमी से होता है, मच्छर तच्छर काटने से नहीं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, घेंघा रोग। अगला प्रश्न है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है? तो पालक के पत्ते में पाया जाता है आयरन यानी लोहा, विटामिन यानी कि आयरन लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पालक के पत्ते में पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि दांत क्षय का कारण क्या है? दांत जो क्षय हो जाता है, क्षय होने का कारण क्या है? तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण के कारण दांत में जो है ना एक रोग हो जाता है और क्षय होता है, धीरे धीरे टूटने लगता है, बैक्टीरिया जनित संक्रमण। देखिए अब इसका थोड़ा क्या है व्याख्या है, समझ लीजिए। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो होता है ना वह मादा यानी कि मेल और फीमेल होता है ना, मेल और फीमेल। तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आयरन क्या करता है? रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो दोस्तों आप सही अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वह वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि उससे हम मोटिवेट होते हैं और हम अच्छे से अच्छे काम करने में दोस्तों मज़ा आता है, यानी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मज़ा आता है। लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों, शेयर करें दोस्तों। इतना चीज़ बताएं, बस आपको सिर्फ इतना सा करना है कि शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको फ्री में इतना चीज़ बता रहे हैं, फ्री तो नहीं दोस्तों, आपका महत्वपूर्ण टाइम है। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।